आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शीत युद्ध के बारे में। अभी हमने पिछले वीडियो में बात की थी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बारे में कि यूएसएसआर आखिर क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ था। यूएसएसआर जो था जिसको सोवियत संघ भी कहा जाता है, सोवियत संघ टूटने का आखिर क्या कारण रहा। उस वीडियो में हमने पूरा हिस्ट्री जाना था कि आखिर सोवियत संघ क्यों टूटा, सोवियत संघ के विघटन के पीछे के क्या क्या कारण रहे, क्या क्या हुआ था, सारी चीजें देखी थी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के बारे में कि शीत युद्ध आखिर क्या था। शीत युद्ध के बारे में जानेंगे, शीत युद्ध का पूरा इतिहास जानेंगे, बेसिकली सारे रीजंस जानेंगे। 50 के दशक से लेके पूरा क्या हुआ था, 50 के दशक में हो चाहे 60 के दशक में हो, 70-80 के दशक में हो, और ये 1991 आते आते तक चला था शीत युद्ध। शीत युद्ध देखिए, तो शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करिए। तो देखिए, शुरुआत होती है 1945 के बाद से। तो पहले शीत युद्ध होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। तो देखिए, शीत युद्ध का मतलब क्या होता है। कोल्ड वॉर यानी कि इनडायरेक्टली वॉर होना। मतलब जैसे आज देखिए, कोई भी कंट्री हो, चाहे भारत पाकिस्तान हो या रशिया यूक्रेन हो। अभी जैसे 3 साल से रशिया यूक्रेन के बीच में कैसे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, मतलब एक दूसरे से सब आमने सामने मिलिट्री दोनों की लड़ रही है। शीत युद्ध में ऐसा नहीं हुआ था, मिलिट्री आमने सामने नहीं लड़ती थी, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। मतलब एक दूसरे से, मतलब जैसे किसी की बनती नहीं थी। अगर जैसे मान लो अगर कोई यूएसएसआर, अगर कंट्री अगर जैसे यूएसए के साथ जाता है तो उसको यूएसए के साथ बाद में वो उसको यूएसए की सुननी पड़ती थी, और जैसे कोई यूएसएसआर के साथ जाता है तो यूएसए को वो चीज पसंद नहीं आती थी। तो दोनों को मिला के ये सब चलता ही रहता था इन सब में। लेकिन अब देखिए क्या हुआ। पहले तो होता है 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि 1945 में, माफ कीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध होता है। उसके बाद क्या होता है कि 1939 से लेके 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। अब देखिए, जैसे ये द्वितीय विश्व युद्ध चलता है तो इसमें तो कुछ चीजें होती रहती है, काफी चीजें मैंने पूरा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताया और हिटलर के बारे में भी बताया, तो आप चाहे तो उसको पूरा देख सकते हैं उसके बारे में। तो अब उसके बाद क्या होता है, 1945 में अब अमेरिका जापान पे परमाणु बम गिरा देता है। अब देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स तो पहले से ही दोनों के बीच में हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं न्यूक्लियर वॉर पहले से ही। अब देखिए क्या होता है ना कि न्यूक्लियर बम दोनों में होड़ लगी होती है कि कौन सबसे पहले बनाएगा, अमेरिका या जर्मनी या फिर सोवियत। देखिए, अमेरिका और सोवियत का ऐसा था ना कि दोनों ही है ना अलाइड, जो दोनों ही है ना नाजी जर्मनी के खिलाफ थे। और देखिए, अमेरिका की सबसे बड़ी बात ये रही है, देखिए आज भले देखिए अमेरिका दुनिया का बाप बन के बैठा हुआ है, सब जगह अपनी दादागिरी चलाता है किसी के सामने, टेररिज्म भी अमेरिका की वजह से बहुत जगह, ऐसा नहीं है। लेकिन जब जब अमेरिका ने वॉर में कूदा है ना, किसी भी वॉर में, तो पूरे युद्ध का पासा ही पलट गया है। जैसे चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका 1917 में आया बीच में, तो 1918 आते आते खत्म हो गया। 1941 में 1941 में ये द्वितीय विश्व युद्ध में आया, तो उसके बाद विश्व युद्ध का भी पासा पलट गया, ऐसे करके द्वितीय विश्व युद्ध का भी। तो ऐसे करके अमेरिका को देखिए, ऐसा नहीं है कि है ना, लेकिन हाँ, अमेरिका की वजह से काफी दुनिया में प्रॉब्लम भी रही है। देखिए, सबसे बड़ी कई जगहों पे तख्ता पलट भी हुआ है, डिक्टेटरशिप भी कुछ जगहों पे इसने प्रमोट किया हुआ है। फिर 1971 में सबसे बड़ा जब बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी बांग्लादेश के लिए, अमेरिका ने पूरा पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो देखिए, और अमेरिका शुरू से डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करता आ रहा है, डेमोक्रेसी को। तो क्या होता है ना कि देखिए, अमेरिका, अब देखिए क्या हुआ कि अब उसके बाद क्या हुआ कि विश्व युद्ध खत्म हो गया। अब उसके बाद इधर अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए, हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सोवियत संघ ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर इधर से हो गया था, नॉन अलाइन मूवमेंट भी चालू हो गया था एक्चुअली। उसके बाद ये दोनों वर्ल्ड वॉर के बाद ये दोनों सुपर पावर हो गए थे एक तरीके से। मतलब सब कंट्री का ऐसे था कि ये दोनों में से सबको एक में चूज करना था कि वो किसके साथ जाएंगे, यूएसए के साथ जाएंगे या यूएसएसआर के साथ जाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो
और उसके बाद क्या हुआ, जो यूएसए के साथ गया वो बाद में फिर यूएसए की उसको सुननी पड़ी, और उसके बाद में फिर उसको सोवियत ने साथ नहीं दिया उसका, फिर सोवियत ने साथ, फिर जो यूएसएसआर के साथ गया उसको उसका अमेरिका ने फिर उसको नीचा दिखाया। तो ऐसे करके चलता रहा दिन भर ऐसे करते करते। अब देखिए कोल्ड वॉर की जो शुरुआत है ना, शीत युद्ध की शुरुआत, अब इस चीज को लेके एग्जैक्टली कोई डेट नहीं दिया हुआ है कि ये कब से शुरू हुआ था। ठीक है, एग्जैक्टली डेट नहीं दी गई है इसमें। क्या बहुत सारे लोग 1945 मानते हैं और कोई 1947 मानता है। और देखिए खत्म भी कब हुआ था एक्चुअली में, बहुत सारे लोग 1989 मानते हैं और बहुत सारे लोग 1991 भी मानते हैं, जब सोवियत संघ पूरी तरीके से टूट गया था तब का माना जाता है। तब उस समय क्या होता है देखिए, अब कारणों को जानते हैं सबसे पहले। तो देखिए कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा क्या कारण होता है, सबसे पहला रीजन होता है ब्लॉकेड। सोवियत यूनियन के द्वारा ब्लॉकेड लगा दी जाती है पूरे जर्मनी में और सभी जगहों पे। ब्लॉकेड लगाने का क्या मतलब होता है कि है ना, एक जगह से दूसरी जगह से कुछ हथियार नहीं जाएंगे इधर उधर, या कोई भी सामान इधर उधर आएगा नहीं। देखिए 1945 के बाद क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत ने सारे हथियार, जितने भी हथियार सोवियत संघ के पास थे सब उसने चाइना को दे दिए थे, चाइना को दे दिए थे। और उसके बाद क्या हुआ, फिर दोनों में देखिए दोनों एक तरह से कम्युनिस्ट देश हो गए थे। इधर 1949 में इधर चाइना में भी देखिए सिविल वॉर चल रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ, क्रांति की वजह से सिविल वॉर चल रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे भी 1949 आते आते क्या हुआ कि वहां पे भी इलेक्शन हुए और वहां पे भी चियांग काई शेक की पार्टी हार गई, उसको ताइवान भागना पड़ा और माओ जेडोंग पावर में आ गया। तो माओ जेडोंग पावर में आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब माओ जेडोंग पावर में आया तो चाइना भी एक तरीके से कम्युनिस्ट देश हो गया। तो देखिए अब उसके बाद क्या हुआ कि ये अमेरिका ने इधर क्या किया कि, माफ कीजिएगा, सोवियत ने इधर क्या किया था, जर्मनी पे सबसे बड़ा ब्लॉकेड लगा दिया। दूसरी जो और भी जितनी भी कंट्रीज है सब जगह ब्लॉकेड लगा दिया। ब्लॉकेड लगाने का मतलब क्या कि आपको कहीं से भी सामान की आवाजाही नहीं हो सकती, लोगों को खाने पीने की शॉर्टेज हो जाएगी, बंद इधर उधर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाएगा। फिर दूसरा क्या हुआ, दोनों के बीच में न्यूक्लियर वॉर भी छिड़ गया था कि दोनों में, फिर उसके बाद क्या हुआ था, कौन सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम बना सकता है। अब देखिए उस समय क्या हुआ था, दोनों के पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी कि है ना, दोनों ही न्यूक्लियर बम बना सकते थे। मतलब वो उनके पास तो जो न्यूक्लियर बम बनता था वो इतना खतरनाक न्यूक्लियर बम था कि जिससे क्या होता था कि पूरी एक देश में, मतलब जो भी अगर जैसे होता है ना, तो वो पूरी दुनिया में खत्म हो सकते हैं, मतलब पूरी दुनिया उससे खत्म हो सकती है एक बार अगर कहीं पे भी, एक बार बस वो बटन दबा दिया कि दोनों में न्यूक्लियर वॉर एक तरीके से शुरू हो जाती थी, वो कहीं पे भी फिर वो खत्म ही हो जाता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियर वॉर का होना, मतलब न्यूक्लियर का होना हो गया, न्यूक्लियर वॉर का। तो फिर इस वजह से दोनों, फिर बाद में सोवियत ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। तो इसके बाद क्या हुआ कि दोनों फिर, और दोनों के बीच में इस चीज को लेके जंग छिड़ी रहती थी। और इसके बाद आपको बता दूं कि जो नॉन, और जो इसके बाद तीन चीजें थी इसमें, देखिए डेमोक्रेसी, फिर उसके बाद कम्युनिज्म, और फिर उसके बाद नॉन अलाइड मूवमेंट। इनको फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड बोला जाता था इन सबको। फर्स्ट वर्ल्ड मतलब जो हमेशा से अमेरिका के साथ जा रहा है, फिर सेकेंड वर्ल्ड मतलब क्या, जो यूएसएसआर के साथ जा रहा है। तो इंडिया ने उस समय तो देखिए पहले चूज कर लिया था, जवाहरलाल नेहरू ने इसमें अच्छा काम किया था कि ना तो हम यूएसए के साथ जाएंगे और ना ही यूएसएसआर के साथ जाएंगे, हम नॉन अलाइंड मूवमेंट रहेंगे। नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब क्या हो, गुट निरपेक्ष, मतलब सभी लोगों से अलग रहना, कि ना तो हम यूएसए के साथ जाएंगे ना यूएसएसआर के साथ जाएंगे, और हम अपना ही अलग से रहेंगे, मतलब इसको विकासशील देश बोला जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये सारी बात हो गई। अब बात करते हैं अपन 50 के दशक की। 50 के दशक में काफी कुछ हुआ था 50s के एरा में। सबसे पहले तो क्या हुआ, कोरियन वॉर शुरू हो गया था। कोरियन वॉर क्या हुआ कि इधर से, अब दोनों में क्या हुआ कि है ना, दक्षिण कोरिया पे इधर यूएसएसआर ने कब्जा कर लिया था, यूएसएसआर की मिलिट्री ने। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से क्या हुआ कि उत्तर जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया में इधर से अमेरिका ने कब्जा कर लिया। दोनों पे एक दूसरे के आमने सामने पे कब्जा हो गया, दोनों की कंट्रीज पे। अमेरिका और यूएसएसआर ने दोनों ने इधर कब्जा कर लिया, तो दोनों इन लोग को निकालना चाहते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि
कोरिया में युद्ध छिड़ गया। उस समय क्या हुआ, यूएसएसआर तो देखिए उस समय क्या हुआ था, जोसेफ स्टालिन रशिया का प्रेसिडेंट हुआ करता था ना यूएसएसआर का, और ये जोसेफ स्टालिन बहुत खतरनाक इंसान था, इतना ज्यादा खतरनाक था, इतने लाखों लोगों की जानें ली थी इसने। फिर उस समय क्या हुआ था, जब यूएसएसआर चल रहा था कम्युनिज्म के नाम पे, तो वैसे ही आपको मालूम है कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है, पता ही है ना, कि अब एक दूसरे पे सरकार ने आपको बोल दिया आपको ये चीज करनी है तो करनी ही रहेगी, आप उसमें आप सवाल भी नहीं उठा सकते, अगर जरा सा भी सवाल पूछा सीधा जेल में डाल देंगे आपको, यही वाली स्थिति होती है वहां पे, एक जरा सा भी कुछ बोला। अभी अरुणाचल प्रदेश में भी आपने देखा ही कि है ना, कितने चाइना ने कैसे लोगों को डिटेन कर लिया, खैर वो अलग टॉपिक है, अभी अपन उसके बाद अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अब उसके बाद क्या हुआ, कोरियन वॉर हुआ। अब उस समय क्या हुआ कि फिर कोरियन वॉर 1950 से लेके 1953 तक चला था। 1950 से लेके 1953 तक जब चला था, फिर 1953 में क्या हुआ था कि 1953 में आते आते क्या हुआ था कि जोसेफ स्टालिन की मृत्यु हो गई थी। जोसेफ स्टालिन की मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट आते हैं निकिता निकिता क्रुश्चेव, ये रशिया का प्रेसिडेंट बन जाता है। और जब ये रशिया का प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है, कोल्ड वॉर यहाँ पे कोरिया में भी खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1956 में दूसरा क्या होता है, सुएल कैनाल क्राइसिस हो जाता है, सुएज कैनाल क्राइसिस। सुएज कैनाल एक एरिया होता है, ये एरिया को क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं ये कुछ लोग है ना इसको लेके कुछ लोग इस चीज को लेके क्या करते हैं कि सुएज कैनाल को है ना अपने में मिलाने की सोचते हैं, जो जर्मनी और यूएसए के जो लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जर्मनी नहीं, सॉरी अमेरिका में, बार बार यहाँ जर्मनी बोल दिया, गलती हो गई। आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो पिछली बार मैंने बताया था कि है ना यूएसएसआर की स्थापना हुई थी शीत युद्ध में, शीत युद्ध के टाइम पे जो यूएसएसआर की स्थापना, माफ कीजिएगा, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब यूएसएसआर की स्थापना हुई थी, जोसेफ स्टालिन वहाँ का प्रेसिडेंट बना था। 1900 पहले तो वहाँ पे लेनिन ने किया था, कार्ल मार्क्स के विचारों से वो ज्यादा प्रभावित था, और उसके बाद मैंने आपको गलती से बता दिया था 1922 का बता दिया था कि है ना 1922 में बना था, तो लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि है ना 1922 में जोसेफ स्टालिन ही बना था, ये 1934 में बना था, ये गलती से मैंने गलत बता दिया था उस वीडियो में, तो इस बात के लिए माफ कीजिएगा कि गलत हो गया था, उसमें मैंने 1922 बता दिया था, 1934 में था वो, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाँ, तो अपन कहाँ थे, सुएल कैनाल क्राइसिस चल रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1956 में आते आते क्या हुआ, फिर उसके बाद क्यूबा में भी रेवोल्यूशन आ गया। क्यूबा में रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इधर क्यूबा में रेवोल्यूशन आया, उस समय जो क्यूबा के भी जो बड़े बड़े जो वहाँ की भी जो गवर्नमेंट थी, लोग उसके खिलाफ भी हो गए थे, जो वहाँ की डिक्टेटरशिप थी, तो उसके खिलाफ लोग इधर से उधर आज़ादी लेने की मांग करने लग गए। अब इधर जैसी लोगों ने आज़ादी की मांग की, तो उसके बाद क्या हुआ, रेवोल्यूशन को काफ़ी दबाने की कोशिश की नहीं, लेकिन क्यूबा में क्या हुआ, वहाँ पे फिडेल कास्ट्रो का रूल हुआ। फिडेल कास्ट्रो भी है ना क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे। अब वहाँ के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, इन्होंने अपना अहम योगदान दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने अपना योगदान दिया और इनकी मदद से 1950 आते आते क्या हुआ कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, मतलब सॉरी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस नहीं, मतलब क्यूबा में रेवोल्यूशन आया और ये सक्सेसफुल, और काफी 30 सालों तक इन्होंने राज किया। तो ये 1950 में क्या हुआ कि है ना जो वर्ल्ड वॉर था ना, ये बहुत लंबे समय तक चला, वो बहुत ही ज्यादा टाइम तक चला ये वर्ल्ड वॉर। फिर उसके बाद आते हैं अपन 60 के दशक में, 60s के एरा में। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि 60s के एरा में भी काफी कुछ हुआ था। अब 1961 में अब देखिए काफी कुछ चल रहा था, इधर चीन ने इधर तिब्बत पे कब्जा कर लिया था पहली 1950 में, आप सब जानते ही हैं, चीन ने इधर तिब्बत पे कब्जा किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, चाइना और रशिया दोनों ही इधर कम्युनिस्ट देश थे, तो माओ जेडोंग ने देखिए क्या बोला था कि भारत के खिलाफ, इन्होंने बोला था कि भारत के खिलाफ, भारत ने इसको लेके आवाज उठाई थी, तो इस चीज पे बोला गया था। मतलब उस समय क्या हुआ, 1960 में क्या हुआ था, वियतनाम वॉर भी छिड़ गया उसके बाद, वियतनाम और चाइना के बीच में, जिसको इंडो चाइना बोला जाता है, हालांकि यहाँ पे इंडो चाइना नहीं होगा, वियतनाम और चाइना में दोनों में आपस में लड़ाई छिड़ गई थी।
अब दोनों में इधर आपस में लड़ाई छिड़ गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि इधर रशिया की कंट्री, अब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर नहीं पा रहे। तो अब उसके बाद क्या हुआ, रशिया में इधर काफी समय तक लड़ाई चलती रही और चलते चलते ये लड़ाई भी लंबी खिंच गई थी। तो सबसे बड़ा ये कारण रहा 60 के दशक में। फिर उसके बाद क्या हुआ, 60 के दशक में सबसे पहला कारण ये रहा। फिर उसके बाद दूसरा क्या हुआ कि इधर बर्लिन वॉल का कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया 1961 आते आते। अब 1961 आते आते बर्लिन वॉल का कंस्ट्रक्शन हुआ। देखिए बर्लिन वॉल आप सबको पता ही है कि क्या हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था कि जर्मनी ने वैसे ही, पूरे हिटलर ने सब जगह तबाही मचा दी थी, वैसे ही सबको तंग किया हुआ था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि रशिया और अमेरिका दोनों ही है ना इस पे कब्जा नहीं करना चाहते थे। मतलब दोनों ही इन लोगों के खिलाफ हुआ करते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हिटलर को पता था कि अब रशियन आर्मी यहाँ पे अटैक करने वाली है यूएसएसआर की। तो एक दिन हिटलर ने क्या किया था, बंकर में छुप के अपनी बीवी के साथ खुद को गोली मार ली थी और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। जर्मनी ने जब इधर सरेंडर किया तो उसके बाद क्या हुआ था कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दो भागों में ये बट गया था। जर्मनी दो भागों में बट गया था। अब जैसी जर्मनी दो भागों में बटा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इधर फिर 1961 में क्या हुआ, यहाँ पे बर्लिन में एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी गई थी। मतलब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ क्योंकि बर्लिन शहर भी जो था ना वो भी दो भागों में बट गया था, एक ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। ईस्ट बर्लिन के जो लोग थे वो अमेरिका की तरफ जाते थे और वेस्ट बर्लिन के लोग जो थे वो इसकी तरफ जा रहे थे, यूएसएसआर की तरफ। अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ था कि है ना ईस्टर्न कंट्रीज जो थी और वेस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज जो देखिए शुरुआत से हमेशा से अमेरिका के साथ जाती थी और वेस्टर्न कंट्री जो पश्चिमी देश थे वो हमेशा सोवियत के साथ रहे। ये शुरू से यही होता गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये हो गया कि उसके बाद यहाँ पे बर्लिन वॉल का कंस्ट्रक्शन हो गया। हालांकि जैसे वो एक वॉल, मतलब एक वो दीवार नहीं थी इन द सेंस, वो ऐसा था कि है ना बर्लिन को पूरी तरीके से घेर लिया गया था। और उधर जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कैसे रेफ्लेक्ट लाइन बनी हुई है कि ये बॉर्डर यहाँ से यहाँ पे एक लंबी सी लाइन खींच दी गई है, सेम वैसे ही हुआ था ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के साथ भी। तो ये दोनों के साथ हुआ। ये बर्लिन वॉल का सबसे बड़ा ये कारण रहा, दूसरा कारण कि बर्लिन वॉल का कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1962 में आ गई क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस भी मेरा पूरा वीडियो बनाया हुआ है मैंने, आप तो चाहे उस पर भी देख सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थी। तो देखिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपको बता दूं कि है ना, अगर ये भी अगर ज़्यादा दिनों तक अगर खिंच जाती, इस चीज़ को लेके भी यही चल रहा था। क्योंकि देखिए क्यूबा ने क्या किया था, कुछ मिसाइलें दाग दी थी, मिसाइलें रशिया के ऊपर दाग दी थी, यूएसएसआर ने इधर अमेरिका के ऊपर मिसाइलें दाग दी थी, दोनों ने एक दूसरे से किया था। बाद में फिर आते आते फिर नवंबर आते आते क्या हुआ, जॉन एफ कैनेडी ने भी फिर बाद में सबको शांत किया था। उन्होंने बोला था कि अगर यहाँ पे अगर तुमने मिसाइल अगर गिराई तो समझ लेना फिर तुमको यही मार डालेंगे। उन्होंने एक स्पीच भी दी है, वो फिर है ना वो आप चाहे तो उसके बारे में मैंने पूरा बताया हुआ, तो वीडियो में देख सकते हो उन्होंने क्या स्पीच दी थी, लास्ट में क्या हुआ था, वो सब आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के पूरे डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 1962 में ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गया। और जब जिस समय यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक और बात ये भी बता दूं कि जब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था ना, तो उस समय क्या चल रहा था, यहाँ पे इंडो चाइना वॉर भी चल रहा था। इंडिया चाइना के बीच में लड़ाई छिड़ गई थी 20 अक्टूबर से 21 नवंबर तक। तो इस वजह से भारत चीन युद्ध चल रहा था जिसमें किसी ने भारत का सपोर्ट नहीं किया। रशिया देखिए, सोवियत तो वैसे ही सपोर्ट नहीं करता कभी, सोवियत अमेरिका। देखिए उस समय अमेरिका की केजीबी और अमेरिका की जो सीआईए और सोवियत यूनियन की जो संस्था थी, एजेंसी थी, खुफिया एजेंसी केजीबी, बहुत ही घिनौनी हरकतें की थी इन्होंने। लोगों को मारना, बहुत सारे प्रधानमंत्री को उड़वाया। इनफैक्ट आपको एक बात बता दूं, इंडिया से भी किसी के रिलेशन इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे उस समय। 1965 में जब भारत पाकिस्तान के बीच में भी जब लड़ाई लड़ी गई थी ना, तो उस समय भी है ना सोवियत ने बहुत ज्यादा दबाव बनाया था भारत के ऊपर, शास्त्री जी के ऊपर। लाल बहादुर शास्त्री को बोला था कि आके समझौता करो, बातचीत करो। और जब शास्त्री जी समझौता करने गए, रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए अमेरिका, सोवियत और अमेरिका भी देखिए कोई कम नहीं थे, उन्होंने भी बहुत उल्टे सीधे काम किए थे, लोगों का तख्ता पलट किया था।
तो देखिए ये हो गया। देखिए ये अलग टॉपिक है इंडो चाइना वॉर का, बस मैंने आपको बेसिकली एक एग्जाम एक नॉलेज के हिसाब से बताया कि पता होना चाहिए कि क्या चल रहा था उस समय। और उस समय क्या हुआ था, देखिए चाइना और सोवियत के बीच में भी बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया। देखिए दूसरा सबसे बड़ा एक और रीजन, देखिए ये डिस्प्यूट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इधर दोनों आपस में आमने सामने भिड़ गए, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों के बीच में। रशिया चाइना बोल रहा था कि नहीं ये बॉर्डर का ये जो लाइन है ये हमारा है, रशिया उस पर दावा कर रहा था कि सोवियत यूनियन दावा कर रहा था कि नहीं ये भी हमारा है। तो दोनों में ऐसे करके जंग छिड़ गई, तो दोनों की आपस में बनी नहीं, और ये भी चल रहा था एक तरीके से। हालांकि आपको एक और बात बता दूं, ये शीत युद्ध जो चल रहा था मतलब एक तरीके से यही हो रहा था कि एक दूसरे से सब लड़ाई लड़ने में लगे हुए थे। अब उसके बाद क्या हुआ, उस समय देखिए पाकिस्तान से अमेरिका के रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे थे। देखिए पाकिस्तान ने, यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान से हमेशा अमेरिका के रिलेशन अच्छे रहे, अमेरिका और सोवियत भी 1971 में भी बहुत मुश्किल से आया था, मुश्किल से इंदिरा गांधी ने जाके ट्रीटी साइन की थी और बोला था कि ऐसी ऐसी बात हो गई है तो आप थोड़ा देखिए, तब सोवियत सामने आया था मदद करने के लिए। तो 1965 तक तो देखिए सोवियत और अमेरिका दोनों से रिलेशन अच्छे थे। अब उसके बाद क्या हुआ, अब पाकिस्तान भी है ना थर्ड कंट्री बोला जाता था, थर्ड वर्ल्ड पाकिस्तान में नहीं आता था, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा वो किया नहीं था पाकिस्तान ने कि ठीक है पाकिस्तान जो बोलता है वो सही बात है। तो उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। 1971 में क्या हुआ, इधर भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गई थी, और भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गई थी तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अमेरिका पूरा पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सोवियत यूनियन का वैसे ही चाइना से डिस्प्यूट हो गया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वैसे ही वो मार खा लिया था, चाइना ने से मार खा गया था। तो दोनों में आपस में बनी नहीं थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सोवियत ने भारत के साथ हाथ मिला लिया उस समय। और फिर भारत से फिर भारत में फिर उसके बाद क्या हुआ कि भारत और उसने सोवियत ने ही वीटो किया था, और उसके बाद काफी लड़ाई चलते चलते खत्म हो गई थी। तो उस समय सोवियत अफगान वॉर भी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आगे कई सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद उस समय क्या हुआ, गल्फ कंट्रीज के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होने लग गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1979 में इधर रेवोल्यूशन आ गया, ईरान में क्रांति आ गई, ईरान में क्रांति आई, इराक ईरान काफी जगहों पे लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि काफी वो सब था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इधर अमेरिका सोवियत अफगान वॉर शुरू हो गया। सोवियत अफगान वॉर तो देखिए शुरू हुआ तो इधर अमेरिका घुस गया, भैया सोवियत घुस रहा है तो अमेरिका कैसे पीछे हटेगा, वही वाली बात है। तो फिर इस वजह से ये बात तो, क्योंकि कंपटीशन हो जाता था ना दोनों के बीच में कि अरे वो जब इधर आगे कर सकता है तो हम क्यों नहीं आगे पीछे बढ़ सकते उसके, कि वो जब ऐसे कर सकता है तो ऐसे करके दोनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई, सोवियत अफगान वॉर हो गया, इधर अमेरिका ने बड़े बड़े मुजाहिदीन लाके खड़े कर दिए। अब फिर आते हैं 80 के दशक आ जाता है, 80 के दशक में भी क्या हुआ कि और पीक पे आ जाता है कोल्ड वॉर आते आते। कोल्ड वॉर जब पीक पे हो जाता है, देखिए 1983 में भी क्या हुआ था, जब कोल्ड वॉर काफी ज्यादा पीक पे था, उस समय भी क्या हुआ था, बहुत बड़ी मिसाइल क्राइसिस हो गई थी दोनों में। न्यूक्लियर, उनके पास कोई मैसेज आया था, सोवियत यूनियन के जो उस समय मिलिट्री ऑफिसर थे उनके पास भी एक मैसेज आया था कि है ना आपके इधर कोई गलत, इधर अमेरिका इधर हमला करने वाला है तो इधर से आप बच सकते, इधर से है ना आपको न्यूक्लियर बटन दबा दीजिए। लेकिन वो मिलिट्री ऑफिसर, खैर वो तो अच्छा हुआ कि वो अच्छा था, वो मिलिट्री ऑफिसर जो अच्छे थे उन्होंने क्या किया कि ध्यान नहीं दिया इन सब पे, प्रॉपर इस पे जांच बिठाई कि एक्चुअल में क्या हुआ था, कोई मिसाइल इधर से नहीं दागी है, रूस पे अमेरिका ने कोई मिसाइल नहीं दागी है, गलती से उनके सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है तो वो गलत मैसेज चला गया है। तो नहीं तो एक और देखिए उस समय क्या हुआ था, अगर ऐसे हो जाता ना तो उस समय भी हो सकता है 1983 में भी बहुत बड़ी मिसाइल क्राइसिस खड़ी हो जाती, बहुत बड़ा संकट आ जाता उस समय। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1983 में तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन 1985 में क्या हुआ, अब देखिए अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है कहानी में। अब 1985 में रशिया के प्रेसिडेंट बन जाता है मिखाइल गोर्बाचेव।
मिखाइल गोर्बाचेव इसको यूएसएसआर को तोड़ने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा। अब ऐसा मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था यूएसएसआर के बारे में, कैसे टूटा था, तो उसके बारे में पूरा बताया था। तो अब इन्होंने जब ये मिखाइल गोर्बाचेव आए तो इन्होंने काफ़ी इसको शांत करने की कोशिश की थी दोनों कंट्रीज को, कि देखिए आप ऐसा है, शांत हो जाइए, लड़िए मत एक दूसरे से, एक दूसरे को अपनी इस तरीके से अपना गुलाम मत बनाइए कम से कम। तो सोवियत यूनियन में उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स चालू किए। पहला सबसे बड़ा उनका सबसे बड़ा वर्ल्ड वॉर इसका खत्म, कोल्ड वॉर के खत्म होने का सबसे बड़ा रीजन रहा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मिखाइल गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स लाए थे वो, और दूसरा फिर उन्होंने प्रेस सेंसरशिप जो हटा दिया था उसको लेके। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, पहला तो अब देखिए रिफॉर्म्स में तो देखिए क्या क्या था, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को सब ओपन कर दिया। सबसे पहली चीज इकोनॉमी खोल दी। इधर से क्या हुआ कि इधर उधर सब जगह से इन्वेस्टमेंट होने लगा, लोग भर भर के इन्वेस्ट कर रहे थे, लोग अपना बिजनेस कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, सब अपने अपने अच्छे से इकोनॉमी चलाने की कोशिश करने लग गए। तो ऐसे करके उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लाए, तो इसकी वजह से हो गया। दूसरा इन्होंने क्या किया है, सबसे ज़्यादा मीडिया को आज़ादी दे दी, जो प्रेस सेंसरशिप लगा रखा था। देखिए उन्होंने क्या किया, जो भी है ना पहले के जो यूएसएसआर में जो रिकॉर्ड्स रखे हुए थे पहले के बहुत सारे, देखिए उन्होंने उनको पहले से कभी भी पब्लिक नहीं किया था जोसेफ स्टालिन के बाद से। तो वो जोसेफ स्टालिन के बाद से जो भी रिकॉर्ड्स उनके जो पड़े हुए थे यूएसएसआर के अस्तित्व में आने के बाद, जब से वो साथ में पड़े हुए थे, सब एक साथ रखे हुए थे, तो सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने निकाल के सब खोल दिया, बाहर ले आया और पूरे मीडिया में लीक करवा दिए। और मीडिया को पूरी स्वायत्तता दे दी एक तरह से, कि आप लोग आज़ाद हैं, आप देखिए सरकार को लेके बोलिए, सरकार कहाँ गलत करी कहाँ सही करी, अपनी राय दीजिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कई सारे मीडिया में फिर क्या हुआ, लोग बोलने लग गए। तो फिर अब इसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके क्या हुआ कि आज़ादी मिलते गई सबको, मतलब आज़ादी नहीं मिली, मतलब सबने सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। देखिए जोसेफ स्टालिन को सबसे महान बताया गया था पहले यूएसएसआर में, तो लोगों ने उसके खिलाफ भी अब बोलना शुरू कर दिया। मीडिया ने, जो न्यूज़पेपर्स थे, सबने बोलना शुरू कर दिया कि नहीं, अभी जोसेफ स्टालिन जो था वो बहुत ही गलत इंसान था, उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही नहीं था। ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी। फिर 1985 से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके क्या हुआ, सारी कंट्रीज ने एक दूसरे से आज़ादी ले ली। आज़ादी लेने के बाद क्या हुआ, मतलब एक दूसरे ने सबको इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था। देखिए कोल्ड वॉर की जो एरा की शुरुआत है, बहुत से जगहों पे 1945 और 1947 भी बताया जाता है, हालांकि कोई इसकी डेट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे हिस्टोरियंस इसको देखिए अब क्या मानते हैं, सही भी मानते हैं, गलत भी मानते हैं। तब उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव की वजह से क्या हुआ, सारी कंट्री ने एक दूसरे का आज़ाद इंडिपेंडेंट होना शुरू कर दिया, सब जगह रेवोल्यूशन आ गया। 1989 आते आते भी अगस्त रेवोल्यूशन आ गया। तब देखिए उस समय 1989 में भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या किया था, घोषणा कर दी थी अमेरिका की कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने की, अगस्त रेवोल्यूशन। तो उसकी वजह से 1989 में भी ऐसा माना जाता है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो बहुत सारे लोग 1989 में भी मानते हैं, लेकिन 1991 आते आते स्थिति ऐसी हो गई थी कि मिखाइल गोर्बाचेव को रिजाइन करना पड़ा था। मिखाइल गोर्बाचेव उन्होंने 8 दिसंबर को बोला, सारी कंट्री से बात की, जो जितने भी यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े जो कंट्रीज थे ना, इसमें प्रॉपर 15 देश हुआ करते थे। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिया, तिर्किस्तान, फिर जो कुल मिला के, जिनको मिला के अगर 15 देश अगर देखा जाए, तो सबने अपनी अपनी हिसाब से अलग अलग पैरेलल गवर्नमेंट बनानी शुरू कर दी, आज़ादी ले ली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, 25 दिसंबर आते आते क्या हुआ कि 25 दिसंबर 1991 की रात को मिखाइल गोर्बाचेव टीवी पे आ गए, और टीवी पे आने के बाद क्या हुआ, उन्होंने स्पीच दे दी कि अब वो इस्तीफा दे रहे हैं पद से। और उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी ये कर दिया कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी कोल्ड वॉर खत्म होने की घोषणा कर दी कि अब कोल्ड वॉर नहीं है। तो देखिए कोल्ड वॉर के एक्चुअली डेट इसकी कंफ्यूजन है काफ़ी डेट को लेके। बहुत से हिस्टोरियंस 1980s के एंड तक मानते हैं, 1989 में, अगस्त 1989 में। बहुत सारे लोग जो 1991 में अगस्त रेवोल्यूशन आया था
उसको उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मानते हैं उसकी, है ना। उस समय भी वो हुआ था कोल्ड वॉर और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था। और बहुत सारे हिस्टोरियंस 25 दिसंबर बताते जब मिखाइल गोर्बाचेव ने रिजाइन कर दिया। अब देखिए इधर मिखाइल गोर्बाचेव ने रिजाइन किया, सारी कंट्री अब सब टूट के अलग अलग हो गए। उन्होंने बोला अब दुनिया देखिए अब बिखर चुकी है, कोई अब आगे युद्ध नहीं होगा कहीं पे भी। अब देखिए लेकिन आगे उसके बाद भी क्या हुआ, जितने भी कंट्रीज थे चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और जो भी कुछ 4-5 देशों में, तो उसके बाद काफी सालों तक, तो कुछ सालों तक तो देखिए लड़ाई चलती रही। उन्होंने बोला था, और हालांकि मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर के खिलाफ भी जब प्रोटेस्ट होने लग गए तो मिखाइल गोर्बाचेव को डर डर लगने लग गया कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा न चल जाए। तो इसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव भाग गए, और भाग के आने के बाद उन्होंने अमेरिका में शरण ले ली। अमेरिका में उन्होंने शरण ले ली और वो काफी समय तक अमेरिका में ही उन्होंने निर्वासन में अपना जीवन व्यतीत किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1990 से आते आते क्या हुआ कि साल 2000 में रशिया के राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन, और व्लादिमीर पुतिन तो अभी तक ही है। तो हालांकि उस समय तो काफी बोला गया था कि देखिए कोई युद्ध नहीं होगा, अब देखिए सब जगह से बंटवारा तो हो ही गया है, सब यूएसएसआर भी पूरी तरह से अब रहा नहीं है, वो रशिया ही हो गया एक तरह से, इसका उत्तराधिकारी तो बन ही गया है। तो अब देखिए आगे चल के कोई वॉर नहीं होगा, क्योंकि सब कंट्री ने अपने अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया अपने आप को। फिर उसके बाद सबने अपने गवर्नमेंट बना ली है, तो सब शांति से अपना अपना रहेंगे और अपने आप को संभालेंगे। ऐसा कुछ बोला गया था कि युद्ध होगा नहीं, लेकिन देखिए आज सच्चाई तो आप सभी जानते हैं। देखिए 1950 में वार्सो पैक्ट भी लागू हुआ था। आपको एक और बात यहाँ पे बता दूं, वार्सो पैक्ट, उसके बाद क्या हुआ, जो नेटो के बाद जो सीएटो रशिया ने अलग से ग्रुप बना दिया था उसमें, उस ट्रीटी के तहत। फिर उसके बाद बोला गया था कि है ना कोई वॉर नहीं होगा, लेकिन देखिए आप लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है। 3 साल से रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल ही रहा है, अभी तक कुछ खत्म होने का नामो निशान ले ही नहीं रहा है। 2025 पूरा निकल गया, 2026 का आज पहला दिन है। तो फिर उसके अब देखिए क्या होता है कि खत्म होगा भी कि नहीं होगा। इसराइल हमास के बीच में लड़ाई चल रही है, तो कोई अभी इसमें कुछ कर नहीं पा रहा है, ना यूनाइटेड नेशन कुछ कर पा रहा है, ना अमेरिका, ट्रम्प बोलता है इधर कि मैं खत्म कराऊंगा, वो भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे करके चल ही रहा है। देखिए ये गलत बात बोली, ये गलत निकली है भविष्यवाणी की युद्ध नहीं होगा, तो युद्ध तो हो ही रहा है। तो ये था शीत युद्ध के इतिहास के बारे में। अब आगे अब कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए, वीडियो को पूरा लाइक एंड शेयर किया कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दिया कीजिए। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर।